जैसा कि आपको पता है हम झारखंड जीके को एमसीक्यू के माध्यम से कवर कर रहे हैं। आज हमारा 27वां दिन है। इससे पहले हमने 26 दिनों को कवर किया है। आज हम देखेंगे झारखंड के भूमि संबंधी कानून। अगर आपने पीछे के वीडियोज को नहीं देखा है तो आप जरूर देखिए, बहुत अच्छे से आपका रिवीजन हो जाएगा। और हमारा टोटल 30 दिनों का ये सफर है और हमारा 3 दिन होगा और झारखंड जीके का थ्योरी वाला एमसीक्यू पूरा कवर हो जाएगा। स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल 247 में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में परीक्षा हॉल 247 को शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहीं से जितना यहाँ पर दिया गया है झारखंड के भूमि संबंधी कानून, जितने भी ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं बस आपको उतना ही करके जाना है। तो झारखंड के भूमि संबंधी कानून में सबसे पहला जो हमारा चैप्टर दिया गया है वो है भूमि संबंधी अधिनियम का परिचय। क्या? भूमि संबंधी अधिनियम का परिचय। तो चलिए एक एक करके सारे सवाल को देखते हैं। सबसे पहला जो सवाल है वो है छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट कब लागू किया गया? छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट लागू किया गया था 1869 में। छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट लागू किया गया था 1869 में। सन 1862 में किसके नेतृत्व में भुइंहरी भूमि तथा मझियस भूमि को चिन्हित करने हेतु भुइंहरी सर्वे प्रारंभ किया गया था? याद रखिएगा, सन 1862 में किसके नेतृत्व में भुइंहरी भूमि तथा मझियस भूमि को चिन्हित करने के लिए भुइंहरी सर्वे प्रारंभ किया गया था? तो ऐसा किया गया था बाबू राखलदास हल्दर के नेतृत्व में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम कब पारित किया गया? संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया था 1949 में। संथाल परगना यानी कि जो एसपीटी है, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम जो है 1949 में पारित किया गया। झारखंड में किस वर्ष सबसे पहले माल गुजारी व्यवस्था लागू की गई थी? तो झारखंड में बात करें तो 1765 में सबसे पहले माल गुजारी व्यवस्था लागू की गई थी। ठीक है। किस मुगल शासक के समय झारखंड में पहली बार माल गुजारी व्यवस्था लागू की गई थी? तो ये थे आपके अकबर के समय। याद रखिएगा, झारखंड में सबसे पहले किस वर्ष माल गुजारी व्यवस्था लागू की गई थी? तो ये किया गया था 1765 में। किस मुगल शासक के समय झारखंड में पहली बार माल गुजारी व्यवस्था लागू की गई थी? तो ये अकबर का समय था। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि निम्न में किस वर्ष रामगढ़ के पहाड़ी क्षेत्रों में स्थायी बंदोबस्त रेगुलेशन एक्ट लागू किया गया? किस वर्ष रामगढ़ के पहाड़ी क्षेत्रों में स्थायी बंदोबस्त रेगुलेशन एक्ट लागू किया गया? तो 1793। याद रहेगा, किस वर्ष रामगढ़ के पहाड़ी क्षेत्रों में स्थायी बंदोबस्त रेगुलेशन एक्ट लागू किया गया? 1793 में। झारखंड में किस वर्ष पहली बार रैयतों के अधिकारों को परिभाषित करते हुए झारखंड में किस वर्ष पहली बार रैयतों के अधिकारों को परिभाषित करते हुए उनकी सुरक्षा का प्रावधान किया गया? तो ये किया गया था 1824 में। झारखंड में किस वर्ष पहली बार रैयतों के अधिकारों को परिभाषित करते हुए उनकी सुरक्षा का प्रावधान किया गया? तो ये 1824 ईस्वी में ऐसा किया गया था। 1869 में रांची के आसपास के कितने गांवों में भुइंहरी सर्वे किया गया? 1869 में 1869 में रांची के आसपास के कितने गांवों में भुइंहरी सर्वे किया गया था? तो ये किया गया था 2482 गांवों में। जो 1869 में जो भुइंहरी सर्वे किया गया था, तो रांची के आसपास के कितने गांवों में इसे किया गया था? 1869 में तो 2482 गांवों में। 1869 में रांची के आसपास के क्षेत्र में 1869 में रांची के आसपास के क्षेत्र में निम्न में से किसके नेतृत्व में भुइंहरी सर्वे किया गया था? तो ये किया गया था आपके राखलदास के नेतृत्व में। ठीक है, याद रखिएगा, राखलदास हल्दर के नेतृत्व में। देखिए 1869 में भुइंहरी सर्वे किया गया, रांची के आसपास के कितने गाँव में किया गया? 2482। कितने नेतृत्व में किया गया भुइंहरी सर्वे? किसके नेतृत्व में? तो राखलदास के नेतृत्व में। चूटिया नागपुर क्षेत्र, ठीक है, चूटिया नागपुर क्षेत्र में किस वर्ष छोटा नागपुर एवं काश्तकारी प्रक्रिया अधिनियम को लागू किया गया? तो ये किया गया था 1879 यानी कि 1879 में। झारखंड चूटिया नागपुर क्षेत्र में किस वर्ष छोटा नागपुर एवं काश्तकारी प्रक्रिया अधिनियम को लागू किया गया? तो 1879 में। कब? 1879 में। मुंडारी खूट कट्टीदारी प्रथा को किस वर्ष मान्यता प्रदान की गई? मुंडारी खूट कट्टीदारी प्रथा को किस वर्ष मान्यता प्रदान की गई? तो ये किया गया था 1903 में।
आगे है बिहार भूमि सुधार अधिनियम। बिहार भूमि सुधार अधिनियम को किस वर्ष लागू किया गया था? बिहार भूमि सुधार अधिनियम को लागू किया गया था 1950 में। मुंडारी खूट कट्टीदारी प्रथा को 1903 में तथा बिहार भूमि सुधार अधिनियम को 1950 में लागू किया गया। किस वर्ष? वैज्ञानिक तरीके से सर्वे कराकर रैयतों एवं जमींदारों को जमीन के आवंटन का कार्य शुरू किया गया। तो ये किया गया था 1902 ईस्वी में। किस वर्ष वैज्ञानिक तरीके से सर्वे कराकर रैयतों एवं जमींदारों को जमीन के आवंटन का कार्य शुरू किया गया 1902 ईस्वी में। ब्रिटिश शासन काल के ब्रिटिश शासन काल में झारखंड में जमींदारों की नियुक्ति तथा उन्हें पद से हटाने की अवधि अधिकार किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था आपको जिला कलेक्टर को। याद रखिएगा, ब्रिटिश शासनकाल में झारखंड में जमींदारों की नियुक्ति तथा उसे पद से हटाने का अधिकार दिया गया था जिला कलेक्टर को। किसे दिया गया था? जिला कलेक्टर को। अब हम देखते हैं, कहा जा रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा लगान संबंधी विवादों विवादों की सुनवाई का अधिकार जिला कलेक्टर के स्थान पर दीवानी अदालतों को दे दिया गया। किस अधिनियम के द्वारा लगान संबंधी विवादों की सुनवाई का अधिकार जिला कलेक्टर के स्थान पर दीवानी अदालतों को दे दिया गया? तो ये दिया गया था किस? तो छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम 1869 के द्वारा। छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम 1869 के द्वारा। इस अधिनियम के द्वारा क्या किया गया? लगान संबंधी विवादों की सुनवाई का अधिकार जिला कलेक्टर के स्थान पर दीवानी अदालतों को दे दिया गया। ठीक है। छोटा नागपुर भूस्वामी एवं काश्तकारी प्रक्रिया अधिनियम को कब लागू किया गया? तो ये किया गया था 1879 में। छोटा नागपुर भूस्वामी एवं काश्तकारी प्रक्रिया अधिनियम को 1879 में लागू किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। अब अगला दिया गया है कि कौन भूमि सर्वेक्षण से संबंधित है? कौन सा जो कि भूमि सर्वेक्षण से संबंधित है? तो ये देखिए, ट्रेवर्स सर्वे, ये भी भूमि सर्वेक्षण से संबंधित है। थाकवस्त सर्वे, ये भी भूमि सर्वेक्षण से संबंधित है। और कैडेस्ट्रल सर्वे, ये भी भूमि सर्वेक्षण से संबंधित है। तो तीनों के तीनों भूमि सर्वेक्षण से संबंधित है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम से 2 वर्ष पहले निम्न में कौन सा भूमि सर्वेक्षण किया गया था? तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के 2 वर्ष पहले कैडेस्ट्रल मतलब भूमि सर्वेक्षण किया गया था। कैडेस्ट्रल सर्वे वाला भूमि सर्वेक्षण किया गया था। ठीक है। अब हम देखेंगे छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम 1869। छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम 1869। कहा जा रहा है कि भूधृतियों को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो भूधृतियों को भूतखेत, डाली कटारी और पहनही भूमि के नाम से जाना जाता था। देखिए, भूतखेत जमीन क्या होती है, डाली कटारी क्या होता है, पहनही क्या होता है, ये सब हम लोगों ने पहले चर्चा किया हुआ है। अगर आपने सारे के सारे वीडियोज को देखा होगा तो आप इसे जानते होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं कि तीनों को भूधृति के नाम से जाना गया। अब गांव में पहनही नामक भूधृति किसके लिए रखी जाती थी? तो गांव में पहनही नामक जो भूधृति थी वो पाहन या फिर पुजारी के लिए रखी जाती थी। गांव में पहनही नामक जो भूधृति थी वो पुजारी या फिर पाहन के लिए रखी जाती थी। ठीक है। गांव में जो महतोई नामक भूधृति थी वो किसके लिए रखी जाती थी? तो वो रखा जाता था महतों के लिए। ठीक है। गांव में महतोई नामक जो भूधृति थी वो महतों के लिए रखा जाता था। गांव में मझियस नामक भूधृति गांव की स्वत्तधारियों के लिए रखा जाता था। गांव में जो मझियस, एक तरह से कह सकते हैं कि जो हेड होगा या फिर जो कुछ राख साख रखने वाले व्यक्ति होंगे उसके नाम पर मझियस नामक भूमि रखी जाती थी। ठीक है। गांव में जो बटखेत नामक भूधृति किसके लिए रखी जाती थी? तो बटखेत नामक भूमि जो रखी जाती थी वो मझियस जमीन पर काम करने वाले मजदूरों के लिए, मझियस जमीन पर काम करने वाले मजदूरों के लिए क्या रखा जाता था? मझियस जमीन पर काम करने वाले मजदूरों के लिए बटखेत नाम का भूधृति रखा जाता था। ठीक है, बटखेत नाम का भूधृति रखा जाता था। अब आगे देखिए, कहा जा रहा है कि छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम 1869 में भुइंहरी शब्द के अंतर्गत इनमें से किसे परिभाषित किया गया था? तो भुइंहरी शब्द के अंतर्गत भूतखेत को, डाली कटारी को, पहनई को, ये सबको भुइंहरी शब्द के अंतर्गत परिभाषित किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। छोटा
नागपुर भूधृति अधिनियम के अधिनियम 1869 के तहत भुइंयरी शब्द के अंतर्गत भूत खेत को, डाली कटारी और पहनई ये सबके सबको रखा गया था। ये देखिए भूत खेत क्या होता था, तो गांव के पुजारी को भूत वगैरह के पूजा वगैरह करने के लिए कुछ जमीन दिया जाता था, तो ये सब हमने पहले चर्चा किया हुआ है। अब देखिए छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम 1869 के अंतर्गत विशिष्ट कमिश्नर के बारे में निम्न में कौन सा कथन सत्य है। देखिए विशिष्ट कमिश्नर जो होता था, विशिष्ट कमिश्नर होता था वो भुइंयरी या मझियस की श्रेणी में आने वाले जमीनों का रजिस्टर तैयार करेगा। जो विशिष्ट कमिश्नर होता था वो क्या होता था, भुइंयरी या फिर मझियस की श्रेणी में आने वाली जमीनों के लिए रजिस्टर तैयार करता। ठीक है, यदि किसी भुइंयरी या मझियस जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया है तो विशिष्ट कमिश्नर उसे उसके वारिस को उसकी जमीन दिलवाएगा। विशिष्ट कमिश्नर के निर्णय के विरुद्ध प्रमंडलीय आयुक्त के पास अपील भी की जा सकेगी। तो ये सब के सब क्या है, सही हो जाएंगे। याद रखिएगा जो छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम 1869 के अंतर्गत विशिष्ट कमिश्नर की जो नियुक्ति करी गई थी वो उसका काम क्या क्या था, तो विशिष्ट कमिश्नर भुइंयरी या फिर मझियस की श्रेणी में आने वाली जमीनों का रजिस्टर तैयार करेगा। यदि किसी भुइंयरी या मझियस जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया है तो विशिष्ट कमिश्नर उसे उसके वारिस को उसकी जमीन दिलाएगा। विशिष्ट कमिश्नर के निर्णय के विरुद्ध प्रमंडलीय आयुक्त के पास अपील की जा सकेगी। अब हम देखते हैं छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908। ठीक है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में जो लाया गया। तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम को कब लागू किया गया, 11 नवंबर 1908 को छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम को लागू किया गया। 11 नवंबर 1908 को छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम को लागू किया गया। 11 नवंबर 1908 को छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का खाका किसने तैयार किया था। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का खाका तैयार करने वाले थे जॉन एच हॉफमैन। ठीक है, याद रखिएगा किस छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम निम्न में से किस अधिनियम से प्रभावित है, तो याद रखिएगा बंगाल काश्तकारी अधिनियम से। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम बंगाल काश्तकारी अधिनियम से प्रभावित है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम निम्न में से किस प्रमंडल में लागू है, तो ये उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल और पलामू प्रमंडल तीनों में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू है। उत्तरी छोटा नागपुर के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, दक्षिणी छोटा नागपुर के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, पलामू प्रमंडल के अंतर्गत कितने जिले आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। झारखंड का पूरा मैप आपको पता होगा, तभी जाकर आप झारखंड को अच्छे से समझ पाएंगे, झारखंड की ज्योग्राफी को अच्छे से समझ पाएंगे। मैंने पूरा अच्छे से डिटेल में झारखंड की ज्योग्राफी को प्रेजेंटेशन के तौर पर आपको पढ़ाया है, आप जरूर जाकर प्लेलिस्ट में देखिएगा। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में प्रथम संशोधन किस वर्ष किया गया, तो ये प्रथम संशोधन किया गया था 1920 में। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया 1908 में। प्रथम जो संशोधन है वो 1920 में इसमें किया गया। और छोटा नागपुर अधिनियम जो काश्तकारी अधिनियम है बंगाल काश्तकारी अधिनियम से प्रभावित है, बंगाल काश्तकारी अधिनियम से प्रभावित है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल और पलामू प्रमंडल तीनों में लागू किया गया है। ठीक है, अच्छा कौन सा एक छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का उद्देश्य नहीं है। देखिए छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का उद्देश्य भूमि संबंधी विवादों की समाप्ति करवाना बिल्कुल है, जनजातियों के भूमि संबंधी अधिकारों की रक्षा करना ये भी है, जनजाति विद्रोहों को नियंत्रित करना। क्या ये जो था छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जो लाया गया था, किस लिए लाया गया था, तो जनजातीय विद्रोह जो हो रहे थे उनको कंट्रोल करने के लिए, लेकिन जनजातियों को भूमि से बेदखल करना ये इसका उद्देश्य बिल्कुल नहीं था। ठीक है, अब देखिए सीएनटी एक्ट के तहत छोटा नागपुर जो टेनेंसी एक्ट था काश्तकारी अधिनियम के तहत ऐसी जंगली भूमि जिसे भूस्वामी के अतिरिक्त किसी अन्य कृषक द्वारा तैयार की गई हो उस वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है कोड़कर भूमि। ठीक है, सीएनटी एक्ट के तहत ऐसी जंगली भूमि जिसे भूस्वामी के अतिरिक्त किसी अन्य कृषक के द्वारा तैयार की गई हो वो कोड़कर भूमि, यानी कि कोड़ करके कोई और उसे तैयार किया है। ठीक है, कोड़ करके कोई और तैयार किया है। वैसी भूधृति यानी कि वैसे भूमि का टुकड़ा जिसे परिवार के पुरुष वारिस न होने पर रैयत के, वैसे भूधृति जिसे परिवार के पुरुष वारिस न होने पर रैयत के निधन के बाद पुनः भूस्वामी को वापस कर दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं पुनर्ग्राह्य भूधृति। ठीक है, पुनर्ग्राह्य भूधृति। अब देखिए
बंगाल, बिहार और उड़ीसा। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अंग्रेजी सरकार द्वारा कब अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया? तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अंग्रेजी सरकार के द्वारा अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था 1793 में। कब लागू किया गया था? ये 1793 की बात है, जब बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अंग्रेजी सरकार के द्वारा अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत कृषि वर्ष का क्या तात्पर्य है? छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत कृषि वर्ष का तात्पर्य है वह वर्ष जो किसी स्थानीय क्षेत्र में कृषि कार्य के लिए प्रचलित हो। वह वर्ष जो किसी स्थानीय क्षेत्र में कृषि कार्य के लिए प्रचलित हो तो वो कृषि वर्ष के नाम से जाना जाएगा, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत। अब देखिए, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत जोत का मतलब क्या है? छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत जोत का मतलब है रैयत के द्वारा जो भूमि धारित करी जाती है, रैयतों के द्वारा जो भूमि वो रैयत जो भूमि पर अधिकार करे या जो धारण करे, ठीक है, उस भूमि को क्या कहा जाता है? जोत कहा जाता है। तो साथ के साथ याद भी आपको करते चलना है। अब देखिए क्या कह रहा है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत भूस्वामी का क्या तात्पर्य है? तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत भूस्वामी का तात्पर्य है वह व्यक्ति जिसने किसी काश्तकार को अपनी जमीन दी हो, यानी कि किसी को अपना जमीन करने के लिए दिया हो, रेंट टाइप का दिया हो, ताकि आप जमीन पर आप फसल उगाएं या फिर कुछ भी करें, लेकिन उसमें हमारा भी हिस्सा होगा। तो जो वैसा भूमि जिसको कि किसी व्यक्ति ने काश्तकार को अपनी जमीन दी हो उसे भूस्वामी कहा जाता है। अच्छा, तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत काश्तकार का तात्पर्य क्या है? छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत काश्तकार का मतलब है वह व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति के अधीन भूमि धारण करता हो तथा उसका लगान चुकाता हो, ठीक है। तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत काश्तकार का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो किसी अन्य व्यक्ति के अधीन भूमि को धारण करता हो और उसका लगान भी चुकाता हो, तो वो होता था काश्तकार, ठीक है, वो होता है काश्तकार। अब देखिए कहा जा रहा है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत लगान का तात्पर्य क्या है? तो लगान से तात्पर्य है रैयतों के द्वारा भूमि के उपभोग के बदले अपने भूस्वामी को दिया गया प्रतिफल। देखिए जो है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत लगान का तात्पर्य इससे है कि जैसे कि किसी ने किसी की जमीन ली है खेती करने के लिए। अब अगर खेती करेगा तो वो किसी और की जमीन पर खेती कर रहा है, तो उससे जो भी फसल होगा उसका कुछ टैक्स या फिर जो बोलिए कि आपको उसके भूमि पर आप खेती कर रहे हैं तो उसके बदले में आपको कुछ उसे देना होगा, तो इसी को कहा जाता है लगान, ठीक है। इसी को क्या कहा जाता है? लगान कहा जाता है, ठीक है। अब याद रखिएगा छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत। अब थोड़ा सा देख लीजिए छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत पुनर्ग्राह्य भूधृति का तात्पर्य क्या है? इसे हमने अभी देखा है कि परिवार का नर वारिस नहीं होने पर रैयत के निधन होने के बाद भूस्वामी को वापस होने वाली भूमि। देखिए अगर परिवार में कोई नर वारिस नहीं है, रैयत किसी की खेती कर रहा है और रैयत की मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो भूस्वामी को फिर से उस जमीन को लौटा दिया जाता है। इसे पुनर्ग्राह्य भूधृति कहा जाता है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत, ठीक है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत निम्न में किसे काश्तकार के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो ये किया गया है भूधारक को, यानी कि जो भूमि को धारण करेगा, रैयत को, मुंडारी खूट कट्टीदार को, ये सभी को क्या कहा गया है? काश्तकार के अंतर ही शामिल किया गया है। याद रखिएगा छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत भूधारक का तात्पर्य क्या है? देखिए छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत भूधारक का मतलब उस व्यक्ति से है जिसने किसी दूसरे व्यक्ति की जमीन धारण की हो तथा उसका लगान चुकाता हो, तो उसे भूधारक के मतलब उसका मतलब भूधारक से, ठीक है। अच्छा, निम्न में कौन एक रैयत का प्रकार नहीं है? रैयत का प्रकार नहीं है, देखिए कहा जा रहा है कि अधिभागी रैयत, अनाधिभोगी रैयत, खूट कट्टी अधिकार प्राप्त रैयत, तो ये सभी के सभी रैयत के प्रकार हैं। इसमें से कोई ऐसा नहीं है जो रैयत का प्रकार नहीं है। तो अधिभागी रैयत, अनाधिभोगी रैयत और खूट कट्टी अधिकार प्राप्त रैयत, ये सभी के सभी रैयत के ही प्रकार हैं। वह व्यक्ति जो किसी व्यक्ति की जमीन खेती कार्य हेतु धारण करता है तथा उसका लगान चुकाता है, उसे सीएनटी एक्ट के तहत क्या कहा जाता है? तो हमने अभी देखा उसे भूधारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूधारक कहा जाता है। वह मुंडारी जिसने जंगली भूमि, याद रखिएगा, वह मुंडारी जिसने जंगली भूमि के किसी हिस्से को जोत में लाने हेतु भूमि का अधिकार अर्जित किया हो, उसे सीएनटी एक्ट के तहत क्या कहा जाता है? तो उसे सीएनटी एक्ट के तहत मुंडारी खूट कट्टीदार कहा जाता है। वह मुंडारी जिसने जंगली भूमि के किसी हिस्से को जोत में, यानी कि साफ सफाई करके खेती वगैरह करने का काम करेगा, तो जोत में लाने हेतु भूमि का अधिकार अर्जित किया हो, उसे सीएनटी एक्ट के तहत
तहत मुंडारी खूट कट्टीदार कहा जाएगा, मुंडारी खूट कट्टीदार कहा जाएगा। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत डिक्री का तात्पर्य क्या है? तो डिक्री से तात्पर्य है सिविल न्यायालय का आदेश। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत डिक्री से तात्पर्य है सिविल कोर्ट का आदेश। क्या? सिविल कोर्ट का आदेश। आगे देखिए, छोटा नागपुर भूदरीति अधिनियम 1869 के तहत तैयार रजिस्टर में शामिल भूमि को कितने वर्षों तक धारण करने पर भूइंहर को अस्थायी बंदोबस्त समझा जाएगा? तो ये किया जाएगा 12 वर्षों तक। छोटा नागपुर भूदरीति अधिनियम 1869 के तहत तैयार जो रजिस्टर में शामिल भूमि को कितने वर्षों तक धारण करने पर भूइंहर को अस्थायी बंदोबस्त समझा जाएगा? तो 12 वर्षों तक अगर आप करते हैं तो भूइंहर को अस्थायी बंदोबस्त समझा जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, कहा जा रहा है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की किस धारा के तहत, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की किस धारा के तहत भूधारक या फिर ग्राम मुखिया के लगान में वृद्धि का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है धारा 9 क में। याद रखिएगा, धारा 9 के क में याद रखिएगा। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की किस धारा के तहत भूधारक, भूधारक क्या है ये तो जानते ही हैं, या फिर ग्राम मुखिया के लगान में वृद्धि का प्रावधान किया गया है? तो धारा 9 के क में। ठीक है, क सेक्शन में। आगे देखिए, कहा जा रहा है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की किस धारा में, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की किस धारा में बंदोबस्त रैयत को परिभाषित किया गया है? तो बंदोबस्त रैयत को धारा 17 में परिभाषित किया गया है। जितना इसमें दिया गया है आपको उतना ही बार बार सुनना है, इससे ज्यादा आपको नहीं करना है अगर आप जेएसएससी सीजीएल को ध्यान में रख के कर रहे हैं। तो देखिए, कह रहा है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की किस धारा में बंदोबस्त रैयत को परिभाषित किया गया है? तो धारा 17 में। किसको? धारा 17 में। अब आगे देखते हैं, सीएनटी एक्ट की किस धारा के तहत, सीएनटी एक्ट की किस धारा के तहत सिंहभूम जिले के सरायकेला और खरसावां अनुमंडल में रैयत द्वारा फलों के उद्यान, खलिहान, खाद गड्ढा के रूप में प्रयुक्त जोत के लिए कोई लगान का भुगतान नहीं किया जाएगा? तो ये धारा 24 में कहा गया है। किसमें? धारा 24 में कहा गया है। फिर से सुनिए, सीएनटी एक्ट के तहत किस धारा के तहत ऐसा कहा गया है कि सिंहभूम जिले के सरायकेला और खरसावां अनुमंडल में रैयतों के द्वारा फलों के उद्यान, खलिहान और खाद गड्ढा के रूप में जो जोत प्रयोग में लाए जाएंगे उसके लिए कोई लगान का भुगतान नहीं किया जाएगा? ये धारा 24 के अंतर्गत कहा गया, धारा 24 के अंतर्गत कहा गया है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की किस धारा में, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की किस धारा में रैयत की जोत से बेदखली के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो धारा 22 के तहत। याद रखिएगा, सीएनटी एक्ट के किस धारा में? तो धारा 22 में जो रैयत है, रैयत की जोत से बेदखली के संबंध में भी प्रावधान किया गया है। तो धारा 22 के तहत ऐसा किया गया, धारा 22 के तहत। सीएनटी एक्ट की किस धारा में रैयत, सीएनटी एक्ट की किस धारा में रैयत के जोत के लगान में कमी के संबंध में भी प्रावधान किए गए हैं? तो ये किया गया है धारा 33 क में। याद रखिएगा, सीएनटी एक्ट के धारा 33 क में रैयत के जोत के लगान में, रैयत जो खेती करेगा उसकी लगान में कमी से संबंधित तो कुछ प्रावधान है धारा 33 क में, धारा 33 क में। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए, कहा जा रहा है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 37 के तहत किसी खूट कट्टी अधिकार प्राप्त रैयत कितने वर्षों से अधिक की काश्तकारी सृजित की गई हो तो भूमि का लगान नहीं बढ़ाया जाएगा? ऐसा कितने वर्षों तक? याद रखिएगा, तो ये है आपका 20 वर्षों तक। छोटा नागपुर यानी कि सीएनटी एक्ट, छोटा नागपुर अधिनियम 1908 के धारा 37 के तहत किसी खूट कट्टी अधिकार प्राप्त रैयत अगर 20 वर्षों से अधिक की काश्तकारी और सृजित कर लिए हो तो भूमि का लगान नहीं बढ़ाया जाएगा। ठीक है, भूमि का लगान उसका नहीं बढ़ाया जाएगा। अब देखिए, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 41 के तहत, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 41, धारा 41 याद रखिएगा, धारा 41 के तहत निम्न में किस आधार पर किसी अनादिभागी रैयत को बेदखल किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है आपके एक तो यदि वह तीसरे कृषि वर्ष के प्रारंभ के बाद 90 दिनों के अंदर पिछले 2 कृषि वर्षों का लगान देने में असमर्थ रहा हो। यहाँ से ध्यान रखिएगा कि देखिए, यहाँ कहा गया है कि सीएनटी एक्ट 1908 की धारा 41 के तहत निम्न में किस आधार पर किसी अनादिभागी रैयत को बेदखल किया जा सकता है? तो ये क्या किया जाता है? यदि वह रैयत जो है, अनादिभागी रैयत, तीसरे कृषि वर्ष के प्रारंभ के बाद 90 दिनों के अंदर पिछले 2 कृषि वर्षों का लगान अगर उसने नहीं दिया हो
यदि रैयत ने अपने भूस्वामी के बीच हुए संविदा जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके किसी प्रावधान का उल्लंघन किया हो, या फिर यदि रैयत ने उचित लगान का भुगतान करने से इनकार कर दिया हो, इन सब केस में धारा 41 के तहत अनाधिभागी रैयत को उसके जोत से बेदखल किया जा सकता है। ठीक है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत निम्न में किसके आदेश पर अनाधिभागी रैयत को जोत से बेदखल किया जा सकता है? तो उपायुक्त के उपायुक्त के आदेश पर, उपायुक्त यानी कि डीसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के आदेश पर अनाधिभागी रैयत को उनके जोत से बेदखल किया जा सकता है। आगे देखिए, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत किसी रैयत के द्वारा अधिकतम कितनी अवधि के लिए अपनी जोत या उसके किसी भाग का अंतरण किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है अधिकतम 5 वर्षों तक। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत किसी रैयत के द्वारा अधिकतम 5 वर्षों के लिए अपनी जोत या किसी भाग का वो अंतरण कर सकता है। ठीक है, अब देखिए, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत कोई रैयत 7 वर्षों से कम किसी अवधि के लिए अपनी जोत या उसके किसी भाग को भुगत बंद बंधक कर सकता है। ठीक है, याद रखिएगा, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत कोई रैयत 7 वर्षों से कम किसी अवधि के लिए अपनी जोत या किसी भाग को भुगत बंद बंधक कर सकता है। ठीक है, भुगत बंद बंधक कर सकता है। तो यहाँ से ये सवाल उठेगा कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम या फिर सीएनटी एक्ट के तहत ये भुगत बंद बंधक क्या होता है? देखिए, अगर आपके पास कोई, जैसे यहाँ रैयत की बात हो रही है, तो किसी रैयत के पास अगर कोई ज़मीन है, तो वो क्या करेगा, इस ज़मीन को गिरवी रख देगा। क्या करेगा? वो इस ज़मीन को गिरवी रख देगा और 7 वर्ष या फिर उससे कम अवधि के लिए अपनी जोत या किसी भाग को भुगत बंद बंधक कर सकता है, यानी कि गिरवी रख सकता है। और जितने समय तक 7 वर्ष या फिर उससे कम, याद रखिएगा 7 वर्ष से ज़्यादा का यहाँ प्रावधान नहीं है। तो धारा 46 के तहत कोई भी रैयत अपने जमीन को किसी के पास गिरवी रख सकता है। क्या रख सकता है? गिरवी रख सकता है बंधक के रूप में। और वो गिरवी जब उस जमीन को गिरवी रखेगा, तो आप ये समझिए कि आप अगर किसी को गिरवी क्यों रखते हैं, अपना सामान किसी के पास गिरवी क्यों रखते हैं? उसके एवज में आप कुछ लोन लेते हैं, कुछ कर्जा लेते हैं, और जब तक कि आप उस कर्ज को नहीं चुकाएंगे तब तक आप उस जमीन पर आपका किसी भी तरह का मालिकाना हक नहीं होगा, या फिर उस जमीन से जो भी उस जमीन से आएगा, जो भी पैसा आएगा या जो भी चीजें आएंगी, उस पर आपका मालिकाना हक नहीं होगा उस समय तक। उसी को कहा जाता है भुगत बंद बंधक। और ये चीज कर सकता है कोई रैयत धारा 46 के तहत 7 वर्ष या फिर 7 वर्ष से कम के लिए भुगत बंद बंधक अपनी जोत को रख सकता है। तो समझ में आ गया होगा। अब आगे देख लेते हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत तो 1908 की धारा 46 के तहत, यानी कि धारा 46 के तहत ऐसा है कि कोई रैयत किसी बंधकदार को 15 वर्षों से, कोई रैयत जो है किसी बंधकदार को 15 वर्षों से कम किसी अवधि के लिए अपनी जोत भुगत बंद बंधक रख सकता है, जो कि यहाँ पर देखिए ऐसा कहा जा रहा है, जो कि बिहार और उड़ीसा सहकारी समितियां अधिनियम 1935 के अधिकृत पंजीकृत हो। याद रखिएगा, देखिए 7 वर्षों के लिए भी भुगत बंद बंधक रख सकता है, और 15 वर्षों से कम अवधि, किसी अवधि के लिए, तो 15 साल या फिर उससे कम अवधि के लिए भी अपने जोत को वो गिरवी रख सकता है, भुगत बंद बंधक कर सकता है। कब? जबकि वो किसे कर सकता है? बिहार और उड़ीसा सहकारी समितियां अधिनियम 1935 के अधीन वो रजिस्टर्ड होने चाहिए। ठीक है, बिहार और उड़ीसा सहकारी समितियां अधिनियम 1935 के अधीन वो रजिस्टर्ड होने चाहिए। अब देखिए क्या कहा जा रहा है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46, 1908 की धारा 46 के तीसरे क, धारा 46 के 3 क के सेक्शन के तहत यदि किसी जोत के मामले में एक पक्षकार अनुसूचित जनजाति हो, यदि किसी जोत के मामले में एक पक्षकार अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब हो तथा दूसरा पक्षकार अनुसूचित जनजाति नहीं हो, तो ऐसे वाद में निम्न में कौन आवश्यक रूप से पक्षकार होगा? कैसे वाद में? तो याद रखिएगा उपायुक्त। उसमें कौन होगा? पक्षकार उपायुक्त होगा, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। याद रखिएगा, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तीसरे क सेक्शन के तहत यदि किसी जोत के मामले में, यदि किसी जोत, तो जानते ही हैं जमीन का टुकड़ा, जोत के मामले में एक पक्षकार एसटी हो, ठीक है, और दूसरा पक्षकार एसटी नहीं हो, तो ऐसे वाद में कौन एक आवश्यक रूप में पक्षकार होगा? तो याद रखिएगा उपायुक्त रहेगा वहां पर। ठीक है,
उपायुक्त। आगे देखिए कहा जा रहा है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा कितने कितने धारा याद रखिएगा कौन से धारा के तहत जो है किसी न्यायालय द्वारा किसी रैयत के जोत के विक्रय हेतु कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा। तो याद रखिएगा ये है आपका कौन सा, तो धारा 47 के तहत छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 47 के तहत किसी न्यायालय के द्वारा किसी रैयत के जोत के विक्रय हेतु कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा। धारा 47 के तहत यानी कि न्यायालय के द्वारा आप किसी रैयत के जोत के बेचने हेतु कोई आदेश पारित नहीं कर सकते, धारा 47 के तहत। ठीक है, अब देखिए क्या कहा जा रहा है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 53 के तहत किस रीति से लगान का भुगतान किया जाएगा, तो ये किया जाएगा माल कचहरी में, डाक या फिर मुद्रादेश के द्वारा। माल कचहरी में या माल कचहरी में आप कर सकते हैं या फिर डाक मुद्रादेश के द्वारा, डाक से भेज कर। ठीक है, इस प्रकार से आप लगान का भुगतान कर सकते हैं। ठीक है, लगान का भुगतान किया जाएगा। आगे देखिए कहा जा रहा है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 58 के तहत 1908 की धारा 58 के तहत बकाया लगान पर अधिकतम कितना परसेंट वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज प्रभारित किया जा सकता है। मान लिया कि सीएनटी एक्ट 1908 के तहत ऐसा कहा गया है कि देखिए अगर 58 धारा 58 के तहत अगर कोई जोत या फिर रैयत जो है अपने भूस्वामी को लगान नहीं दे रहा है या फिर उसका लगान बकाया है, तो उस पर कितना परसेंट वार्षिक ब्याज की दर से जो है साधारण ब्याज की दर से आप उस पर लगा सकते हैं। तो ये आप कितना परसेंट लगा सकते हैं, याद रखिएगा 6.25%, 6.25%। और कौन से दर से, तो साधारण ब्याज की दर से। ठीक है, साधारण ब्याज की दर से। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा 46 के तहत किसी भूस्वामी के द्वारा काश्तकार से लगान के अतिरिक्त अवैध रकम वसूलने पर दंड का प्रावधान किया गया है। ठीक है, दंड का प्रावधान तो धारा 63 के तहत, याद रखिएगा सीएनटी एक्ट 1908 के धारा 63 के तहत यदि किसी भूस्वामी जो भूस्वामी भूमि का मालिक है उसके द्वारा काश्तकार से लगान के अतिरिक्त और भी कुछ अवैध रकम वसूलने पर अगर वो शिकायत कर देगा तो आपको दंड भी हो सकता है, धारा 63 के तहत। ठीक है, अब देखिए छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 63 का, याद रखिएगा 63 के क के तहत राज्य सरकार की किसी बंजर भूमि को बंदोबस्त किया जा सकता है। याद रखिएगा छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 63 क के तहत राज्य सरकार की किसी बंजर भूमि को बंदोबस्त किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए कहा जा रहा है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत कोड़कर का तात्पर्य है कि किसी रैयत के द्वारा बंजर या फिर परती भूमि को कोड़कर तैयार की गई भूमि। याद रखिएगा छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत कोड़कर से तात्पर्य है कि किसी रैयत के द्वारा बंजर या फिर परती भूमि को कोड़कर तैयार की गई भूमि कोड़कर भूमि कहलाती है। ठीक है, कोड़कर भूमि कहलाती है। अब आगे देखते हैं छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा के अंतर्गत उपायुक्त के आदेश से भूमि को कोड़कर में परिवर्तन किया जा सकता है, तो ये धारा 64 के तहत। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 64 के अंतर्गत उपायुक्त के आदेश से भूमि को कोड़कर में परिवर्तित किया जा सकता है, कोड़कर में परिवर्तित किया जा सकता है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 67 क के तहत कोड़कर में परिवर्तित किसी भूमि पर कितने वर्षों तक लगान दे नहीं होगा, तो याद रखिएगा 4 वर्षों तक। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा अगर कोई परती भूमि या फिर बंजर भूमि है, कोई रैयत उसे कोड़ करके तैयार करेगा तो उसमें आप 4 वर्षों तक लगान नहीं ले सकते हैं। ठीक है, 4 वर्षों तक लगान नहीं ले सकते हैं, तो ये बात है। अब आगे देखिए कहा जा रहा है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत की धारा 1908 की धारा कितने के तहत, तो धारा 82 के तहत। ठीक है, धारा 82 के तहत राज्य सरकार भूस्वामी काश्तकारों या फिर अन्य व्यक्तियों के बीच जल के उपयोग या फिर बहाव से संबंधित विवादों का समाधान करने तथा उसके सर्वेक्षण करने का आदेश राजस्व अधिकारी को दे सकती है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 82 के तहत राज्य सरकार जो है भूस्वामी काश्तकारों या फिर अन्य व्यक्तियों के बीच जल के उपयोग या फिर बहाव से संबंधित विवादों का समाधान करने तथा उसका सर्वेक्षण करने का आदेश राजस्व अधिकारी को दे सकता है। ठीक है, याद रखिएगा धारा 82 के तहत। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में, याद रखिएगा किस धारा में, तो धारा 118 में भूस्वामी की विशेषाधिकार युक्त भूमि की परिभाषा दी गई है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 118 में भूस्वामी की विशेषाधिकार, कुछ विशेषाधिकार होंगे, उस भूमि की परिभाषा दी गई है धारा 118 में। ठीक है, अब आगे देखते हैं छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 118 के तहत भूस्वामी की विशेषाधिकार युक्त भूमि में
में कौन कौन से क्या शामिल है, ठीक है, क्या शामिल है, तो चलिए देखते हैं क्या शामिल किया गया है। देखिए अब जिसे भूस्वामी अपने उपकरणों से या अपने सेवकों द्वारा जोतता हो। इसमें क्या है कि भूस्वामी की कुछ जैसे विशेषाधिकार है, विशेषाधिकार युक्त भूमि है, जिसमें विशेषाधिकार युक्त भूमि में जिसे भूस्वामी जो है अपने उपकरण से या फिर अपने सेवकों के द्वारा जोतता हो, जो किसी अभिधारी द्वारा 1 वर्ष से अधिक अवधि के पट्टे पर, जो किसी अभिधारी के द्वारा 1 वर्ष से अधिक अवधि के पट्टे पर अथवा 1 वर्ष से कम या उससे कम अवधि के लिए, 1 वर्ष या उससे कम अवधि के लिए लिखित या मौखिक पट्टे पर धारित हो। तो देखिए ऐसा भूमि जो किसी अभिधारी के द्वारा जिसको दिया जाता है, उसके द्वारा किसी एक वर्ष से अधिक अवधि के पट्टे पर अथवा 1 वर्ष से कम, 1 वर्ष या फिर 1 वर्ष से कम अवधि के लिए लिखित या मौखिक पट्टे पर वो भूमि धारित हो। वैसी भूमि जो रांची और धनबाद जिलों को छोड़कर, सिंहभूम जिले के पटमदा, ईटागढ़, चांडिल थानों को छोड़कर छोटा नागपुर प्रमंडल में जिरात के रूप में ज्ञात हो, वैसी भूमि को विशेषाधिकार युक्त भूमि में रखा गया है 118 के तहत, ठीक है। अब देखिए छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 240 के तहत मुंडारी खूट कट्टीदारी काश्तकारी के अंतरण को प्रतिबंधित किया गया है, ठीक है, उसमें लिया गया है। तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 240 के तहत मुंडारी खूट कट्टीदारी काश्तकारी के अंतरण को प्रतिबंधित किया गया है धारा 240 में। अब आगे देखिए छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत भूमि के लगान में परिवर्तन करने हेतु कौन अधिकृत है। भूमि के लगान में परिवर्तन करने के लिए किसे अधिकार दिया गया है, तो जिला उपायुक्त को, किसे, जिला उपायुक्त को, ठीक है। अब आगे देखिए कहा जा रहा है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत लगान का भुगतान, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत लगान का भुगतान कृषि वर्ष की तिमाही के अंतिम दिन में किया जाता है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत लगान का भुगतान जो है कृषि वर्ष के तिमाही के अंतिम दिन में किया जाता है, कृषि वर्ष के तिमाही के अंतिम दिनों में किया जाता है। अब आगे देखिए कहा जा रहा है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत आयुक्त के, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत आयुक्त के कोर्ट के निर्णयों के विरुद्ध कहां अपील की जा सकती है। आयुक्त के कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध कहां अपील किया जा सकता है, तो उच्च न्यायालय में, यानी कि हाई कोर्ट में अपील किया जा सकता है, ठीक है, याद रखिएगा हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। अब आगे देखते हैं कहा जा रहा है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की प्रक्रिया के संबंध में निम्न में कौन विधि निर्माण करने हेतु अधिकृत है, यानी कि किसे विधि निर्माण करने का अधिकार प्राप्त है, तो ये है आपका राज्य सरकार। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की प्रक्रिया के संबंध में विधि निर्माण यानी कि कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है, कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। अब देखिए छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अनुसार कोड़कर भूमि पर कितने वर्षों तक मालगुजारी नहीं लगाई जाती है, तो ये 4 वर्ष, जो कि हमने पहले भी देखा था, कोड़कर भूमि पर 4 वर्षों तक लगान भी नहीं लगाई जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। अब हम देखते हैं संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम यानी कि एसपीटी के बारे में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, तो संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 निम्न में किस जिले में लागू नहीं होता। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में लागू किया गया और किस जिले में लागू नहीं होता है, तो ये रांची में लागू नहीं होता। संथाल, जबकि जामताड़ा, दुमका, देवघर ये सब संथाल परगना के क्षेत्र हैं, संथाल परगना के जिले हैं, तो इसमें लागू होगा, बल्कि रांची में लागू नहीं होगा, क्योंकि वो तो संथाल परगना में नहीं पड़ता। वो उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर और जो आपका क्या बोलते हैं कि पलामू प्रमंडल, तो इन सब में छोटा नागपुर वाला काश्तकारी अधिनियम वाला लगेगा, ठीक है। अब देखिए कहा जा रहा है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत कृषि वर्ष की परिभाषा के तहत क्या शामिल किया गया है, तो कृषि वर्ष की परिभाषा के तहत जो है जहां बंगला साल चलता है वहां प्रथम बैसाख से प्रारंभ होने वाला वर्ष, ठीक है। कृषि वर्ष कौन से साल के, मतलब संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत कृषि वर्ष की परिभाषा क्या दी गई है कि जहां बंगला साल चलता है वहां प्रथम बैसाख से प्रारंभ होने वाला वर्ष कृषि वर्ष कहलाएगा। जहां फसली साल चलता है वहां प्रथम आश्विन से प्रारंभ होने वाला वर्ष कृषि वर्ष कहलाएगा। और जहां कृषि प्रयोजनों के लिए कोई अन्य वर्ष चलता है वही वर्ष, ठीक है, जहां कृषि प्रयोजन के लिए कोई अन्य वर्ष किसी का चलता हो वही वर्ष से कृषि वर्ष कहा जाएगा। तो जहां बंगला साल चलता है वहां प्रथम बैसाख से प्रारंभ होने वाला वर्ष कृषि वर्ष, जहां फसली साल चलता हो, फसल वाला साल चलता हो कि इस फसल से हम नया फसल कहते हैं, तो यहाँ से कृषि वर्ष होगा। या फिर कोई कृषि प्रयोजन है, कोई कृषि प्रयोजन को रखा जाता है कि इस समय से हम कृषि वर्ष मानेंगे नया साल, तो उससे वहीं से, ठीक है, तो सभी हो जाएगा। अब देखिए संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम
संताल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 5 के तहत 1949 की धारा 5 के तहत किसी खास ग्राम के ग्राम प्रधान की नियुक्ति किसके द्वारा करी जाएगी? तो जिला के उपायुक्त के द्वारा। संताल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 5 के तहत किसी खास ग्राम के लिए ग्राम प्रधान की नियुक्ति किसके द्वारा करी जाएगी? तो जिला के उपायुक्त के द्वारा। किसके द्वारा? जिला के उपायुक्त के द्वारा। एसपीटी 1949 के तहत किस खास ग्राम के ग्राम प्रधान की नियुक्ति हेतु गांव के कितने रैयतों की सहमति आवश्यक है? किसी खास ग्राम के ग्राम प्रधान की नियुक्ति के लिए गांव के कितने रैयतों की सहमति आवश्यक है? तो याद रखिएगा, गांव के 2/3 रैयत की सहमति उसमें आवश्यक है, तभी जाकर के ग्राम प्रधान की नियुक्ति करी जाएगी किसी खास ग्राम की। और वो भी कौन करेगा? तो जिला का उपायुक्त। कौन करेगा? जिला का उपायुक्त। अब आगे देखिए, कहा जा रहा है संताल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा संताल परगना 1949 संताल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के धारा 12 के अंतर्गत रैयतों के वर्ग का निर्धारण किया गया है। एसपीटी के धारा 12 के अंतर्गत रैयतों के वर्ग का निर्धारण किया गया है कि ठीक है, किसे किस वर्ग में रखा जाएगा, ये किया गया है धारा 12 के तहत। ठीक है, संताल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के धारा 15 के तहत किसी रैयत को अपने घरेलू या फिर कृषि संबंधी प्रयोजनों के लिए अपने जोत में बिना किसी प्रभार के ईंट व खपड़े बनाने का अधिकार होगा। याद रखिएगा। एसपीटी अधिनियम 1949 के धारा 15 के तहत किसी रैयत को अपनी घरेलू या फिर कृषि संबंधी प्रयोजनों के लिए अपनी जोत में बिना किसी प्रभार के ईंट व खपड़े बनाने का अधिकार होगा। और कौन सी धारा के तहत? तो धारा 15 के तहत। ठीक है, याद रखिएगा। अब आगे देखते हैं, कहा जा रहा है कि क्या है, चलिए, संताल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के धारा 17 के तहत याद रखिएगा, एसपीटी 1949 की धारा 17 के तहत किसी रैयत को अपने निजी जोत पर वृक्ष लगाने, उसे काटने तथा उसके उपयोग करने का अधिकार होगा। याद रखिएगा, एसपीटी यानी कि संताल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 17 के तहत कोई रैयत अपने निजी जोत पर वृक्ष लगा सकता है, उसे काट सकता है, उसका उपयोग कर सकता है, ये अधिकार उसे दिया गया है। ठीक है, अब आगे देखिए, कहा जा रहा है संताल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के किस धारा? तो किस धारा? तो याद रखिएगा, धारा 23 के तहत। संताल परगना 1949 के धारा 23 के तहत रैयती भूमि का विनिमय किया जा सकता है, यानी कि एक से इसे लेन देन किया जा सकता है, रैयती भूमि का लेन देन किया जा सकता है धारा 23 के तहत। ठीक है, अब देखिए, संताल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के धारा 27 के तहत किसी बंजर भूमि की बंदोबस्ती किए जाने का प्रावधान किया गया है। संताल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के धारा 27 के तहत किसी बंजर भूमि की बंदोबस्ती करने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, प्रावधान किया गया है। संताल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा 33 के तहत कितने वर्षों के लिए, किसी धारा 33 के तहत कितने वर्षों के बंदोबस्त बंजर भूमि को आबाद नहीं किए जाने पर बंदोबस्त रद्द की जा सकती है? तो ये है आपका 5 वर्षों। धारा 33 के तहत अगर बंदोबस्त भूमि को आजाद या आबाद नहीं किए जाने पर बंदोबस्त रद्द की जा सकती है, तो 5 वर्षों के बाद रद्द की जा सकती है बंदोबस्ती को। ठीक है, याद रखिएगा। अब संताल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा? संताल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 41 के तहत किसी पहाड़िया गांव में बंजर भूमि का बंदोबस्त गैर पहाड़िया के साथ नहीं किया जा सकता है। ठीक है, संताल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 41 के तहत किसी पहाड़िया गांव में बंजर भूमि का बंदोबस्त गैर पहाड़िया के साथ नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं एसपीटी में प्रस्तावित तो कुछ संशोधन, सीएनटी तथा एसपीटी में कुछ संशोधन जो है उसे देखते हैं। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 49 में इनमें से क्या संशोधन प्रस्तावित किया गया था? तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 49 में क्या संशोधन प्रस्तावित किया गया था? तो देखिए, उद्योग व खनन के अतिरिक्त आधारभूत संरचनाओं जैसे कि रेलवे परियोजनाओं, ट्रांसमिशन लाइन इत्यादि हेतु भी सरकार द्वारा जमीन का अधिग्रहण किया जा सकेगा। याद रखिए, उद्योग व खनन के अतिरिक्त
आधारभूत संरचनाओं जैसे कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, रेलवे परियोजना, ट्रांसमिशन लाइन, इसके लिए भी सरकार के द्वारा जमीन का अधिग्रहण किया जा सकेगा। इस प्रस्तावित संशोधन के अनुसार सरकार के द्वारा निगम कंपनियों के लिए भी जमीन का अधिग्रहण किया जा सकेगा। इस प्रस्तावित संशोधन के अनुसार सरकार के द्वारा निगम कंपनियों के लिए भी जमीन का अधिग्रहण किया जा सकेगा। ठीक है, अब देखिए छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71 क, याद रखिएगा, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71 क में इनमें से क्या संशोधन प्रस्तावित किया गया था? इनमें से क्या संशोधन प्रस्तावित किया गया था? तो देखिए इसमें प्रस्तावित जो था, इसके तहत SAR कोर्ट से क्षतिपूर्ति के, इसके तहत SAR कोर्ट के क्षतिपूर्ति के सहारे आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों को हस्तांतरित नहीं की जा सकेगी। ठीक है, आदिवासियों की भूमि गैर आदिवासियों को हस्तांतरित नहीं की जा सकेगी। इसके अनुसार जमीन वापसी के मुकदमे SAR कोर्ट में दायर किए जा सकेंगे। तो इस मुकदमे SAR कोर्ट में दायर किए जा सकेंगे। ठीक है, तो ये दोनों हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 21 तथा संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, एक मिनट करते हैं, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 13 में इनमें से क्या संशोधन प्रस्तावित किया गया था? छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 21 तथा संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की धारा 13 में इनमें से कौन सा क्या संशोधन प्रस्तावित किया गया था? तो इसमें क्या संशोधन था? तो चलिए देखते हैं कि मालिक को जमीन की प्रकृति बदलने का अधिकार दिया जाएगा। जमीन की प्रकृति, वो खेती से कुछ भी कर सकता है, तो जमीन की प्रकृति को बदलने का अधिकार मालिक को दिया जाएगा। ठीक है, और जमीन मालिक जो है कृषि योग्य जमीन का उपयोग मकान निर्माण व अन्य व्यावसायिक उद्देश्यों हेतु भी कर सकेगा। याद रखिएगा, जो जमीन का मालिक होगा वो जमीन की प्रकृति, खेती से वो उसे व्यावसायिक तरीके से उस पर घर भी बना सकता है, उस पर मकान बना सकता है, उस पर दुकान लगा सकता है, तो ये सब चीज भी वो कर सकता है। ऐसा जो है अनुसंशोधन दोनों में, छोटा नागपुर में भी और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के छोटा नागपुर के धारा 21 तथा संथाल परगना के धारा 13 में कुछ संशोधन प्रस्तावित थे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ लिखा गया है पेशा 1996। ठीक है, पेशा 1996, तो इसके तहत क्या है भैया? तो चलिए, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में जो विस्तार है वो अधिनियम 1996, पंचायत अधिनियम 1996 कब पारित किया गया? तो पंचायत अधिनियम 1996 लिखा है, तो 1996 में पारित किया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा, पंचायत अधिनियम 1996 में पारित किया गया। जो पेशा कानून है इसको कब लागू किया गया था? तो पेशा कानून को लागू किया गया 24 दिसंबर 1996 को। पेशा कानून लागू किया गया 24 दिसंबर 1996 को। ठीक है, आगे देखिए, पेशा कानून का उद्देश्य निम्न में से किसे सशक्त करना है? पेशा कानून का उद्देश्य जो है सशक्त करना है ग्राम सभा को। पेशा कानून का उद्देश्य है ग्राम सभा सशक्त करना। ठीक है, पेशा कानून के तहत ग्राम सभा को निम्न में कौन सा अधिकार प्रदान किया गया है? निम्न में कौन सा अधिकार प्रदान किया गया है? तो पेशा कानून के तहत ग्राम सभा को स्थानीय योजनाओं एवं उसके स्रोतों पर नियंत्रण रखने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, ग्राम सभा जो है सामाजिक संस्थाओं की गतिविधियों पर भी नियंत्रण रख सकती है। तो पेशा कानून के तहत ग्राम सभा को ये अधिकार दिए गए हैं कि जो स्थानीय योजनाएं हैं और उनके जो रिसोर्सेज हैं उन पर वो कंट्रोल रख सकती है। उसके बाद ग्राम सभा सामाजिक संस्थाओं की गतिविधियों पर भी नियंत्रण रख सकता है। दोनों दिया गया है। ठीक है, अब आगे देखिए, कहा जा रहा है पेशा कानून के तहत ग्राम सभा को निम्न में से किस गतिविधि पर नियंत्रण का प्रावधान किया गया है? तो याद रखिएगा, पेशा कानून के तहत ग्राम सभा को कुछ गतिविधियों पर नियंत्रण का प्रावधान किया गया, जिसमें से कि लघु वन उत्पादों पर इनका नियंत्रण होगा, लघु वन उत्पादों पर। उसके बाद अनुसूचित जनजातियों को दिए जाने वाले ऋण पर भी इस गतिविधियों पर इसका नियंत्रण होगा। मादक पदार्थ यानी कि जो अल्कोहल टाइप का जो पदार्थ होता है, मादक पदार्थ के विक्रय तथा उसके सेवन पर भी इसका कंट्रोल होगा। तो ये सभी हो जाएगा। ठीक है, कि लघु वन उत्पादों पर, अनुसूचित जनजातियों को दिए जाने वाले ऋण पर और मादक पदार्थ के विक्रय एवं सेवन पर। ठीक है।
अब हम भूमि अधिकारों से सब कुछ करें। रामगढ़ में किस वर्ष फौजी कलेक्ट्री का गठन किया गया था? तो रामगढ़ में 1780 में फौजी कलेक्ट्री का गठन किया गया था। रामगढ़ में 1780 में फौजी कलेक्ट्री का गठन किया गया था। तिलका आंदोलन का प्रभाव इनमें से किस क्षेत्र में था? तो तिलका आंदोलन का प्रभाव पलामू, कोल्हान, दक्षिणी छोटा नागपुर जो है यहाँ पर तिलका आंदोलन का प्रभाव पलामू में था, कोल्हान में था, दक्षिणी छोटा नागपुर या फिर संथाल परगना में। ठीक है, तो तिलका आंदोलन का प्रभाव हमको मेनली संथाल परगना में देखने को मिलता है। झारखंड में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत 1793 में की गई शुरुआत हुई थी। ठीक है, 1793 में। जमींदारी पुलिस व्यवस्था की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो जमींदारी पुलिस व्यवस्था की शुरुआत 1806 में की गई थी। जमींदारी पुलिस व्यवस्था की शुरुआत 1806 में की गई थी। इनमें से किसके नेतृत्व में 1807 ईस्वी में मुंडा विद्रोह किया गया था? तो मुंडा विद्रोह दूखन मानकी के नेतृत्व में किया गया था 1807 में। मुंडा विद्रोह दूखन मानकी के नेतृत्व में 1807 में किया गया था। सिल्ली क्षेत्र में किसके नेतृत्व में? सिल्ली क्षेत्र में किसके नेतृत्व में 1832 में विद्रोह जो सिल्ली क्षेत्र में किसके नेतृत्व में 1832 ईस्वी में विद्रोह किया गया था? तो ये किया गया था आपके बुद्धो भगत के नेतृत्व में। सिल्ली क्षेत्र में 1832 ईस्वी में बुद्धो भगत के नेतृत्व में क्या किया गया था? विद्रोह किया गया था। सिंहभूम जिला की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो सिंहभूम जिला की स्थापना 1837 में की गई थी। सिंहभूम जिला की स्थापना 1837 में की गई थी। अब आगे देखते हैं भुइंजरी सर्वेक्षण बंदोबस्त किस वर्ष किया गया था? तो भुइंजरी सर्वेक्षण बंदोबस्त 1869 में किया गया था। भुइंजरी सर्वेक्षण बंदोबस्त 1869 में किया गया था। संथाल परगना बंदोबस्त विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो संथाल परगना बंदोबस्त विद्रोह 1872 में हुआ था। लुईस एवं हॉफमैन का किस वर्ष छोटा नागपुर क्षेत्र में आगमन हुआ था? तो लुईस एवं हॉफमैन का किस वर्ष छोटा नागपुर क्षेत्र में आगमन हुआ था? तो 1885 में। 1885 में किस वर्ष छोटा नागपुर प्रतिनियुक्ति अधिनियम को मान्यता दी गई थी? तो किस वर्ष छोटा नागपुर प्रतिनियुक्ति अधिनियम को मान्यता प्रदान की गई थी? तो ये किया गया था 1897 में। 1897 में। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम को किस वर्ष लागू किया गया था? तो ये किया गया था 1908 में। तो हमने भूमि संबंधी कानून के सारे प्रश्न को देख लिया है। इससे तो हमारा आज 27वां दिन कंप्लीट होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर नए हैं। और उसके बाद आज हमारा 27वां दिन कंप्लीट हो गया। अभी हमारा बचा हुआ है 3 दिन। तो 28वें दिन में हम क्या करेंगे? जो झारखंड की कुछ प्रमुख नीतियों को कर लेंगे और फिर 2 दिन 29वां और 30वां दिन में हम झारखंड के जो विविध वाला सेक्शन है उसे कंप्लीट करके तो हमारा पूरा थ्योरी सेक्शन एमसीक्यू वाला कवर हो जाएगा। ठीक है, पूरा थ्योरी सेक्शन का एमसीक्यू कवर हो जाएगा। फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बचेंगे, ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम जो है धीरे धीरे करके कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन जो हमारा थ्योरी सेक्शन है वो 30 दिनों में पूरा कंप्लीट कवर हो जाएगा। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।